नमस्कार। दिन भर की इस तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सच हिंदी को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। मजदूर वापसी का विरोध करने वाले नीतीश कुमार को अब चाहिए स्पेशल ट्रेन। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से किया इनकार। रघुराम बोले, लॉकडाउन हटाने से पहले हर दिन हो 5 लाख टेस्ट। कोरोना से लड़ाई में नहीं मिल रहा प्राइवेट अस्पतालों का सहयोग। सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहने वाले ऋषि कपूर का निधन। और आइए आज की बड़ी खबरों पर नज़र डालने के बाद अब उन खबरों को विस्तार से लेते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। कल तक छात्रों और मजदूरों को वापस लाने को लॉकडाउन का उल्लंघन बताने वाले नीतीश कुमार अब मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अचानक मजदूरों को वापस अपने अपने राज्य में भेज जाने के निर्देश के बाद नीतीश कुमार भी मोदी को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, बिहार में अब तक बाहर से खुद आए मजदूरों में से 43 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसीलिए बिहार सरकार को डर था कि अगर मजदूरों को लाया गया तो बिहार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो स्थिति को संभाल पाए। बिहार में कोरोना वायरस के लिए तैयार 3 अस्पतालों में 50 वेंटिलेटर्स ही हैं। बिहार सरकार का कहना है कि उसके पास अपने प्रदेश के लोगों को लाने के लिए साधन नहीं है, इसलिए सरकार विशेष ट्रेन चलाकर उन्हें वहां पहुंचाए। अब ये पूरा जो व्यवहार रहा है नीतीश कुमार का पिछले 1 महीने में अपने मजदूरों, अपने छात्रों को लेकर, उसके जो विरोधाभासी पहलू हैं वो उजागर हो गए हैं। एक तरफ तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि इनको न लाया जाए, लाने से अफरा तफरी फैल जाएगी, कोरोना और फैल सकता है, और इसका विरोध कर रहे थे। और जब दूसरे राज्य ऐसा कर रहे थे, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो वो उनके खिलाफ खड़े हो गए थे कि ये लॉकडाउन के उसूलों का उल्लंघन है। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, तो अब वो केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन चलाकर हमारे लोगों को पहुंचाइए। अब ये माना जाता है कि बिहार के 35 से 40 लाख लोग मजदूर अभी बाहर कहीं फंसे हुए हैं। उनको बिहार में लाना एक बड़ा टेढ़ी खीर है। अगर बिहार सरकार 15 साल से चला रहे नीतीश कुमार, अगर अपने मजदूरों को लाने का एक जो चुनौती है उसको नहीं पूरी कर पाते, तो ये साफ जाहिर करता है कि 15 साल उन्होंने कुछ किया नहीं है बिहार के लिए। बिहार को रसातल में ही ले गए हैं वो। इतनी भी अगर कोई सरकार अपने लोगों को लाने की सामर्थ्य नहीं रखती है, जो मुसीबत में फंसे हैं, तो उस पर तो लानत है। तो नीतीश कुमार की और उनके जो बीजेपी के साथी हैं, उनकी सरकार के लिए ये शर्मनाक स्थिति है कि वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम नहीं ला सकते हैं और केंद्र सरकार पर बोझ डाल रहे हैं। अगर हर राज्य सरकार ऐसा करने लगे तो सोचिए उन मजदूरों का क्या होगा, और केंद्र सरकार कितनी स्पेशल ट्रेन चलाकर कितने लोगों को उनके घर ठिकाने पे पहुंचाएगी। तो राज्य सरकार की तरफ से जो अपना इनिशिएटिव होना चाहिए वो राज्य सरकार में नहीं दिख रहा है। फिर अभी तक बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी कहती थी कि हम तो डबल इंजन की सरकार हैं, एक केंद्र में है और एक यहाँ। क्या हुआ उस डबल इंजन की सरकार को? एक इंजन भी काम नहीं कर रहा है, ना केंद्र वाला और ना राज्य वाला, दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं और मजदूर इधर उधर फंसे हुए हैं। तो ये बताता है कि बिहार किस बदहाली में है, उसका नेतृत्व किस तरह का दिवालिया है, वहाँ की सरकार किस तरह के दिवालियेपन से काम कर रही है, और कोरोना की चुनौती से निपटने की सामर्थ्य उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिहार में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन 15 सालों में डेवलप नहीं हो पाया तो इसके लिए कौन दोषी है? अब वो लालू प्रसाद यादव को दोष नहीं दे सकते, पिछली सरकारों पर दोष नहीं मढ़ सकते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है और जनता दल यूनाइटेड की, कांग्रेस की माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की है और जनता दल यूनाइटेड की है, क्योंकि दोनों ही मिलकर इतने सालों से वहाँ सरकार चला रहे हैं, सिवाय कुछ
चंद महीनों के, जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार चलाई थी। तो ये बहुत दुखद पहलू है बिहार का। बिहारियों के लिए बहुत दुखद है कि उनकी सरकार इस लायक भी नहीं है कि वो अपने लोगों का ख्याल रख सके। तो ये एक शर्मनाक स्थिति बिहार के लोगों के लिए और बिहार की सरकार के लिए है। और मुझे लगता है कि इसका असर हमें नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं ज़रूर दिखेगा कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व की कमज़ोरी जो उभर कर आई है इस कोरोना संकट के दौरान, वो उस पर असर डालेगी। अब जब ये 35-40 लाख वहाँ पहुँचेंगे तो एक और परीक्षा की घड़ी होगी इस सरकार के सामने कि उनको कैसे वो रखती है। उनका क्वारंटाइन करवाना पड़ेगा, उनकी जांच परख करवानी पड़ेगी, उनको बाकायदा ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। ये तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं और अगर इनमें बिहार सरकार नाकाम रहती है तो ये बिहार के लिए तो एक अभिशाप बन ही जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित होगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र की प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ठुकरा दिया है। दरअसल याचिका केंद्र द्वारा पुनर्विकास योजना के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को लेकर दायर की गई थी। लैंड यूज़ में बदलाव को लेकर दायर की गई थी। करीब 90 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की है उसके इस्तेमाल को बदलने के लिए। सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकसित करने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की और इसके लिए 2024 तक की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। केंद्र सरकार की योजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है। इसके तहत संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना को आकार दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट के आने के बाद से इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कह रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार को ऐसे वक्त में बुलेट ट्रेन और सेंट्रल विस्टा जैसे हज़ारों करोड़ की परियोजनाओं को रोक देना चाहिए और इस पैसे को कोरोना से लड़ाई में लगाना चाहिए। ये केवल कांग्रेस नहीं कह रही बल्कि बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं और वो लोग भी कह रहे हैं जो मानते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर में और उस तरह के इलाके में कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। ये एक ऐतिहासिक विरासत है हमारी और उसके तोड़ फोड़ करके उसके पूरे रूप को बदलना ये एक घातक हो सकता है हमारे देश के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि 20,000 करोड़ रुपए की योजना है। ऐसा लगता है कि कोई शहंशाह को एक सनक सवार हो गई है और वो राजधानी को बदलने की तैयारी कर रहा है, राजधानी का नक्शा बदल देना चाहता है, जबकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके में मौजूद है कि और किसी निर्माण की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़े बहुत निर्माण की ज़रूरत है तो बिना इस तरह के फेरबदल के किया जा सकता है और बहुत कम धन में खर्च किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं कि उनकी छाप पड़नी चाहिए इस पूरे इलाके पर कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इस तरह का बदलाव किया, ये लोगों को याद रहे। तो ये एक सनक होती है राजा महाराजाओं में इस तरह के छेड़छाड़ करने की, पुरानी चीज़ों को चाहे वो काम की भी हों उन्हें नष्ट करके अपनी चीज़ें कायम करने की। तो ये उनके लिहाज से तो बेहतर हो सकती है, लेकिन इस देश के लिए और ख़ास तौर पर तब जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है और एक एक पैसा मैटर करता है, उस पैसे का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अभी सेंट्रल विस्टा हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए आवश्यक ये है कि जो लाखों करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोज़गार हुए हैं, उनके लिए काम मुहैया कराया जाए, उनके रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए और उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो इन योजनाओं को स्थगित करके और भी इकट्ठा किया जा सकता है। और अब पता नहीं है कि कोरोना संकट अभी कितना लंबा खिंचेगा, इसलिए ये जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है कुछ आधार हो उसको खारिज करने का, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रशासनिक मामले हैं। इसको ये कह के उसने खारिज कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया हम लोग देख ही रहे हैं कि वो कितना सरकार परस्त हो गया है और उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग अब उम्मीद नहीं करते हैं कि बहुत अच्छे फैसले जनहित के वहाँ से निकलेंगे। बहरहाल ये स्थिति है और इसे आपको भी विचार करना चाहिए और कमेंट करते रहिए आप
इस बुलेटिन में जहाँ जहाँ आप जो कुछ सोच रहे हैं अपने विचारों को दर्ज कराते चलिए। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि लॉकडाउन हटाने से पहले कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए रोजाना कम से कम 5 लाख टेस्ट होने चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि 20 लाख टेस्ट जरूरी है, लेकिन कम से कम 5 लाख टेस्ट होने चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आबादी को देखते हुए हमें 20 लाख टेस्ट रोज करने होंगे, लेकिन हम अभी सिर्फ 25 से 30 हज़ार टेस्ट ही कर पा रहे हैं। मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने साफ शब्दों में कहा कि लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगा देना बहुत आसान है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को गरीबों के जनधन खाते में तुरंत सीधे पैसे डालने चाहिए ताकि वे खाने पीने का इंतजाम कर सकें। रघुराम राजन ने कहा कि इसके लिए तकरीबन 65,000 करोड़ की ज़रूरत होगी। हमारी जीडीपी 200 लाख करोड़ की है, इसमें से 65,000 करोड़ निकालना कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, बहुत मुश्किल नहीं होगी। तो ये रघुराम राजन जो विशेषज्ञ हैं और आर्थिक मामलों के IMF में रह चुके हैं और गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक के, लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, आर्थिक नीतियों पर विश्लेषण करते रहते हैं। उनका कहना है कि हमें बड़े पैमाने पर टेस्टिंग में जाना चाहिए लॉकडाउन को हटाने से पहले या लॉकडाउन को ढीला छोड़ने से पहले, क्योंकि हम अगर कोरोना फैल ना पाया तो फिर दोबारा उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने राहुल गांधी से अपनी बातचीत के दौरान कही, जिसमें से एक है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि जो पावर का बहुत सेंट्रलाइजेशन हो गया है प्रधानमंत्री के पास, PMO के पास और दूसरे स्तरों पर भी, पंचायत से उठकर चला गया है ज़िला कलेक्टर के पास, ज़िला पंचायतों के पास। तो धीरे धीरे वो जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है वो हमारे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि दक्षिण में बल्कि उल्टा हो रहा है, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों में इस तरह से नहीं हो रहा है। कोरोना से आर्थिक संकट जो हमारे सामने है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन अनंत काल तक नहीं चला सकते, उसको धीरे धीरे ख़त्म ही करना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेंगी। तो ये एक उन्होंने रोड मैप देने की कोशिश की है दोनों तरफ। एक तो कोरोना संकट से निपटने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के में जो कुछ हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करके कहा उन्होंने कि वहाँ पर हर दिन करीब 2 से 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं और उसकी आबादी हमसे ये 5वां हिस्सा है। तो हमें उस हिसाब से अपनी टेस्टिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे तो खतरा बढ़ता जाएगा। और दूसरी तरफ उन्हें अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं उस पर जोर दिया है। उनका कहना है कि जो मध्य वर्ग है और निम्न मध्य वर्ग है और निम्न वर्ग है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और इसको सबसे ज़्यादा राहत की ज़रूरत है। इसलिए इन वर्गों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में देश को सरकारी अस्पतालों का ही सहारा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का जैसा सहयोग इस वक्त मिलना चाहिए था वो सिरे से नदारद है। कहा जा सकता है कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना संक्रमितों के इलाज से नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भारत के कुल हॉस्पिटल बेड्स के 2/3 बेड हैं और 80% वेंटिलेटर हैं, जो सिर्फ 10% कोरोना मरीजों के इलाज में काम आ रहे हैं। भारत में 2.4 लाख करोड़ का प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इस वक्त एक तरह से किनारे हो गया है और सारा बोझ सरकारी अस्पतालों पर आ गया है। देश भर में अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों ने खुद को इस महामारी से दूर कर लिया है। यहाँ तक कि ऐसे मरीज जो कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, उनके इलाज के लिए भी प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर आगे नहीं आ रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य महकमे को तो आदेश जारी करना पड़ा कि प्राइवेट अस्पताल सेवाओं को शुरू करें और उन्होंने ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। साफ है कि प्राइवेट अस्पताल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं और अभी भी इस संकट के समय भी उनका रवैया बदला नहीं है। वो बाकायदा उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है पूरे देश के लिए। अब दरअसल ये सबक लेने का समय है। हमने पहले ही अपने जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको बहुत वीक कर लिया, बहुत कमज़ोर कर लिया, और जो सरकारें आईं उन्होंने निजी क्षेत्र से मिली भगत करके सारा कुछ धीरे धीरे उधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो प्राइवेट क्षेत्र है वो विशुद्ध रूप से
प्रॉफिट के लिए काम करता है, मुनाफे के लिए काम करता है, उसे जनहित से कोई मतलब नहीं होता। वहाँ मानवीयता और इंसानियत हाशिए पर होती है, दिखाने के लिए होती है, बाकी उनका धंधा होता है। तो ऐसे संकट के समय जब कोई भी प्राइवेट भी अपने धंधे को किनारे रख देना चाहिए और सेवा में लग जाना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 10% मरीजों को ही वो अटेंड कर रहे हैं, जबकि उनका पूरी हेल्थ सिस्टम में हिस्सा 2/3 है। मतलब 60% से ज़्यादा वो हैं, लेकिन अटेंड कर रहे हैं केवल 10% कोरोना मरीज़ों को। तो आप इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इनका रवैया यही रहेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस संकट के बाद हमारी सरकार कोई सबक लेती है कि नहीं। अगर नहीं लेती तो ये एक जन दबाव बनना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर बजट बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जाए और पहले जो कमियां थी उनको दुरुस्त किया जाए। हम पहले की कमियों का हवाला देकर बार बार उसको टाल दें, ये कोई तुक नहीं है। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऐसे विकास हो गए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए सारे अस्पतालों की मॉनिटरिंग की जा सकती है, उनकी देखरेख की जा सकती है, वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। इस दिशा में सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन सरकारें भी चूँकि इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की गोद में बैठी होती हैं, उन्हीं के से फंड लेकर इलेक्शन लड़ती हैं, चुनाव में जीतती हैं और फिर उन्हीं के लिए काम करती हैं। इसलिए एक नेक्सस है इन दोनों के बीच में, एक कहना चाहिए कि गठजोड़ बन गया है, जिसकी वजह से वो सेक्टर को हर रियायत दे देकर उसे बड़ा किया जाता है और ये जो मुसीबत में काम आता है, गरीबों के काम आता है, जो जिनके जेब में पैसे नहीं होते हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, उनको अनदेखा करती हैं। तो ये एक पूरी व्यवस्था का प्रश्न है, जहाँ पर पूरे सरकारों का रुख हमेशा प्राइवेट क्षेत्र की तरफ होता है, अमीरों की तरफ रहता है और वो गरीबों और उनको लिए जो सुविधाएं मुहैया कराती हैं उन एजेंसियों को नेगलेक्ट करती है। इस पर गौर करना चाहिए। और आइए अब अंतिम खबर की तरफ चलते हैं। कल हमने इरफान खान की निधन की खबर पढ़ी थी और आज 24 घंटे बाद वही खबर हमें एक और बड़े कलाकार के बारे में पढ़नी पड़ रही है। 150 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीतने वाले दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। ऋषि कपूर ऐसी शख्सियत थे जो फिल्मों में एक्टिंग के अलावा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखते थे। ऋषि कपूर ने पीएम नरेंद्र मोदी से एक अपील की थी जो उनके निधन के बाद फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल पिछले साल जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर से लोकसभा में प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तब ऋषि कपूर अमेरिका में कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने ट्वीट करके मोदी को बधाई दी थी और कुछ अपील भी की थी कि भारत में मुफ्त शिक्षा, मेडिकल सुविधा और पेंशन आदि मुहैया कराने पर काम करें। उन्होंने कहा था कि हम अपने युवाओं को अगर शिक्षित करेंगे तो उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी। एक सच्चे लोकतंत्र में नोटबंदी, गौ हत्या बैन, एंटी सेकुलर जैसे मुद्दे नहीं होना चाहिए था। ये आप देखिए कि ज़्यादातर फिल्मकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कुछ एक को छोड़कर कि सरकार से सीधे सीधे कह सकें सच्ची बात। और उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में नोटबंदी नहीं होना चाहिए, गौ हत्या बैन लोकतंत्र विरोधी है, एंटी सेकुलरिज्म के विरोधी जो व्यवहार बीजेपी और दूसरी पार्टियां करती रहती वो भी लोकतंत्र विरोधी है। तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था। ऋषि कपूर का जो अपना फिल्मी करियर है, मेरा नाम जोकर में उन्होंने जो एक युवा लड़के की भूमिका निभाई थी, उसके बाद से एक लंबा 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं चाहे तो। एक, जब वो एक युवा दिलों की धड़कन होते थे और बहुत अच्छा नृत्य करना जानते थे और चॉकलेटी हीरो के रूप में उनकी इमेज थी और उसमें भी वैरायटी थी। इसके बाद दूसरा दौर आता है जब वो थोड़ा मैच्योर फिल्म करते हैं, मुल्क जैसी फिल्म करते हैं, कपूर एंड सन्स जैसी फिल्म करते हैं। उनका दोबारा ये कहना चाहिए कि पुनर्जन्म होता है एक एक्टर के तौर पर। और उनकी ख़ास बात यही थी कि वो हर तरह के रोल में अपने को ढाल लेते थे। उनके बहुत सारे रोल आपके दिमाग में होंगे, वो लैला मजनू का, अकबर इलाहाबादी का, बॉबी का, फिर मुल्क के, तो कपूर एंड सन्स की एक अलग। तो ये ऋषि कपूर का एक बड़ा भरा पूरा एक लंबा करियर था। हालांकि वो भी बहुत
लंबी उम्र नहीं जी पाए, केवल 67 साल में वो नहीं रहे, कैंसर ने उनको ले लिया, लेकिन एक लीगेसी छोड़ गए हैं, एक परंपरा छोड़ गए हैं। एक कपूर ख़ानदान में जो राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर, ये तमाम एक जो राज कपूर ख़ानदान से निकले, उनमें एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बड़े सितारे थे जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, और हम जो दर्शक हैं, जो फिल्म के प्रेमी हैं, वो भी उनकी कमी महसूस करेंगे। तो आज सत्य हिंदी की तरफ से ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपसे विदा चाहूँगा। उम्मीद है कि आज आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी, तो मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें